हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, आज शाम तक वो यहाँ होगा। अभी तुम जाओ, जाकर आराम करो। छाया उदास होकर कहती है, ठीक है। इधर गाड़ी में आरव चुपचाप बैठा हुआ था। वो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोला था। राजीव को थोड़ा अजीब लगता है और लास्ट लास्ट तक वो आरव से पूछ ही लेता है। राजीव कहता है, आरव क्या हुआ है तुम्हें? तुम आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आरव कहता है, नहीं कुछ, पर क्या मैं कुछ पूछूं? राजीव कहता है, हाँ पूछो ना। आरव कहता है, क्या बॉस अपने पति से बहुत प्यार करती है? एक पल को तो राजीव ये सुन चौंक जाता है, पर फिर अगले ही पल वो आरव की ओर देखते हुए कहता है, ये सब बातें किसने कही तुमसे? आरव कहता है, आप बस मेरे सवाल का जवाब दो। राजीव कहता है, देखो आरव, मैं बॉस से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मुझे भी नहीं पता ये। चलो आ गए तुम अपने जॉब पर। इतना बोल वो आरव के साइड का दरवाजा खोलता है और कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अंदर जाओ और अपना काम करो। इतना बोल राजीव वापस गाड़ी में बैठ वहां से चला जाता है। आरव अपनी आंखों से पाटियां खोलता है और सामने होटल को देखता है जहां वो काम करता है, पर फिर वो सीधे देखते हुए आगे बढ़ जाता है। वो अपने काम पर नहीं जाता। उसका आज बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बस सीधे चलते जा रहा था। वही एक ब्लैक गाड़ी भी ठीक उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खाली रोड पर आ जाता है। रोड सुनसान थी। रोड के चारों ओर घने पेड़ पौधे थे। तभी वो गाड़ी सीधे आरव के आगे आकर रुकती है। आरव अचानक अपने आगे एक गाड़ी के आकर रुकने से अलर्ट हो जाता है और वो झट से अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी गाड़ी में से दो हटे कटे लोग निकलते हैं। वो काले कोट पैंट पहने हुए थे और आंखों पर गोगल लगाए हुए थे, जो उन्हें प्रोफेशनल लुक दे रहे थे। वे आरव के पास आकर कहते हैं, चलो हमारे साथ। आरव कहता है, कौन है आप लोग और मैं आपके साथ में क्यों जाऊं? तभी उनमें से एक आदमी कहता है, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना ठीक नहीं होगा। आरव पहले से ही गुस्से में था। वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ऊपर से ये लोग। आरव कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते, तुम लोगों को जरूर गलत फहमी हुई होगी। इतना बोल आरव आगे बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर ये क्या, अगले ही पल वो कुछ दूर जाकर गिर जाता है। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख गाड़ी में से दो लोग और निकलते हैं और सभी लोग आरव को आंखें फाड़े देखते ही रह जाते हैं। वही आरव को अपने अंदर एक बदलाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर का आकार बढ़ रहा है और उसकी ताकत इतनी बढ़ रही है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो चीखते हुए उन सभी पर टूट पड़ता है। वही वे लोग आरव का ये रूप देख कांपने लगते हैं। उनके पैंट गीले हो जाते हैं। ओपन माउथ स्माइल पर जैसे ही वो सब वहां से भागने को होते हैं, वैसे ही आरव उन सब को उठा उठाकर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में वे सब रोड के एक साइड गिरे पड़े होते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं तो कोई दर्द से तड़पने लगता है। तभी आरव भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद आरव की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बहुत ही सॉफ्ट से बेड पर पाता है। वो अपने चारों ओर देखता है। वो एक बड़े से कमरे में था। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसे कुछ देर पहले की बातें याद आती है कि कैसे उसने उन भी लोगों को मारा था। वो खुद को देखता है। वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे में समा आती है। आरव उसे देख एक बार और चौंक जाता है और बेड से उतरते हुए कहता है, समा तुम यहाँ? मतलब तुमने मेरा किडनैप किया है? समा हंसते हुए आरव के पास आती है और वो आरव को ऊपर से नीचे तक घुते हुए उसे बेड पर धक्का दे देती है और कहती है, हाँ बिल्कुल। इतना बोल वो आरव के ऊपर झुकने लगती है। आरव उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, समा क्या कर रही हो तुम? समा कहती है, क्यों, क्या हुआ? मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ कुछ होता है? आरव कहता है, नहीं, पर तुम ऐसे मुझसे चिपकती क्यों रहती हो? समा आरव के बगल में आकर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं, पर तुम्हें देखने के बाद मैं खुद तुम्हारी ओर खींची चली आती हूँ। वो ये कहते हुए आरव के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है, एक बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर देखो, तुम लड़कों को भूल जाओगे। आरव समा से खुद को दूर करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? समा अपने मन में कहती है, शायद इसे बुरा लगेगा मैं कहूंगी तो। और वो आरव से कहती है, कुछ भी नहीं। आरव कहता है, मुझे क्या सच में तुमने किडनैप किया है? समा आरव की इस मासूमियत पर लट्टू हो जाती है और उसके गालों को पकड़ खींचते हुए कहती है, नहीं लॉल।
मैं यहाँ आ रही थी कि तभी मुझे तुम रास्ते में बेहोश पड़े मिले। वहाँ और भी लोग थे जो बुरी हालत में थे। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। आरव एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू। समा कहती है, पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब क्या वे लोग तुम्हारे लिए आए थे? आरव कहता है, हाँ वे मुझे किडनैप करने आए थे, पर मैंने उन्हें बहुत मारा। समा कहती है, देखने से तो नहीं लगते, पर मुझे भरोसा है उन सबको तुमने मारा होगा। और वो आरव के हाथ के डोले टच करते हुए कहती है, क्योंकि तुमने उस रात मेरी जान भी साहिल से बचाई थी। तुम्हें पता है वो अभी भी हॉस्पिटल में है और बहुत डरा हुआ है तुमसे, न जाने तुमने उसके साथ क्या किया था। आरव उसे बीच में रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। समा कहती है, ठीक है चले जाना, पहले ये बताओ कि वे लोग तुम्हें किडनैप करने क्यों आए थे? आरव कहता है, पता नहीं, मुझे लगता है मेरी किडनी ये सब निकल कर बेच देते। मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, तो पैसे के लिए तो नहीं ही करेंगे। समा कहती है, शट अप लोल, कुछ भी बोलते हो। अच्छा मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, तुम्हें अपने घर लेकर आई, डॉक्टर से दिखाए, तुम्हारा शरीर तप रहा था, इस हिसाब से तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए ना, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरव अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, और क्या करना होगा मुझे? समा आरव के करीब आते हुए उसके चेहरे को सिडक्टिवली टच करते हुए कहती है, मैं तुमसे करवाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुम वो नहीं करोगे। इतना बोल वो आरव को आंख मारती है। आरव उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने मन में ही कहता है, क्या जमाना आ गया है, हम लड़के कहीं भी सेफ नहीं है। तभी समा कहती है, चलो साथ में लंच करते हैं, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे कारण मैं भूखी हूँ। आरव उसकी बात सुन राहत की सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर मुझसे दूर रहना। भूख तो उसे भी बहुत लगी हुई थी, सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था। समा हंसते हुए कहती है, डर गए थे न, क्या मुझ में कांटे लगे हैं? आरव मासूम सी शकल बनाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं नहीं चलता तुम्हारे साथ। समा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, ओके ओके, हम दोस्त हैं, और हाथ पकस करते हैं बस, अब चलो। इतना बोल वो उसे कमरे से बाहर लेकर जाती है। इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो बोलते हैं, क्या कह रहे हो? शौर्य ने तुम सबको मारा? अरे बेवकूफो, किसने कहा था तुम सबको कि जाकर उससे लड़ाई करो? तुम सबको बस उसे समझा बुझाकर अपने साथ अलने को कहा गया था। कहाँ है अभी वो? तभी उधर से एक आवाज आती है, सर उन्हें एक लड़की अपने साथ लेकर गई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, अरे तो तुम सब क्या मुंह देख रहे थे? बेवकूफो, पता करो कहाँ है वो। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं। तभी उनके कंधे पर छाया अपना हाथ रखती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पीछे मुड़कर छाया को देखते हैं और कहते हैं, बेटा आओ। छाया कहती है, दादू आरव को लाने में जाऊंगी, आप बस मुझे बताइए वो कहाँ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, पता नहीं, उसे कोई लड़की अपने साथ लेकर गई है। ये सुन छाया अपनी मुठिया कस लेती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, कौन है वो? विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, वो एक आम लड़की है, तुम्हें उससे जेलस होने की जरूरत नहीं। तुम कोई असाधारण लड़की नहीं हो, आरव तुम्हारी ओर खुद अट्रैक्ट होगा, तुम चिंता मत करो। छाया कहती है, हाँ मैं आरव के लाइफ से उन सबको निकाल फेंकूंगी, आप मुझे उसका पता कर बताइए, मैं लौंगी उसे। इधर समा एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर अपने गाड़ी से उतरती है और साथ में आरव भी उतरता है। समा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर आरव अपना हाथ उससे दूर करने की कोशिश करता है। समा अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, यही दोस्ती है ना आरव, क्या मैं बहुत गंदी लगती हूँ? इतना बोल वो अपना फेस रोने जैसा कर लेती है। आरव को उसका फेस देखकर हंसी आ जाती है और वो अपना हाथ समा को दे देता है। समा खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर अंदर जाती है। आरव को वहां जाकर कुछ अजीब सा एहसास होता है, पर वो ये सबसे अपना ध्यान हटाकर स्मा के साथ आगे बढ़ जाता है। स्मा उसे एक प्राइवेट केबिन की ओर लेकर जाती है। आरव और समा दोनों बैठकर लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी आरव को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज पर कंसंट्रेट करता है। यह आवाज किसी और की नहीं, मल्लिका की थी। अब आरव का ध्यान खाने से ज्यादा मल्लिका के बातों को सुनने पर था। मालिका किसी से हंस हंसकर बातें किए जा रही थी। समा आरव से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर आरव का पूरा ध्यान मल्लिका की आवाज पर था। वहीं आरव के बगल वाले केबिन में मालिका और राहुल बैठे हुए थे। मालिका राहुल से कह रही थी, राहुल मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, उसके बाद हम पक्का एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर अभी मुमकिन नहीं है। राहुल कहता है, जान एक रात तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए मुझे पूरे 1 साल का वेट करना पड़ा। अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ना जाने कितने साल वेट करवाओगी तुम।
मालिका राहुल की इस बात पर हंस देती है। वही ये सुन आरव को बेचैनी होने लगती है। उसका शरीर गुस्से से लाल होने लगता है। तभी समा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आरव तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम टेंस लग रहे हो, कोई बात है? आरव कहता है, कुछ कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है। समा कहती है, ठीक है चलो। इधर मालिका भी राहुल से कहती है, चलो अब मुझे ऑफिस जाना है। जैसे ही आरव केबिन से बाहर निकलता है, उसकी नजर सीधे मालिका से जा मिलती है। मालिका का हाथ इस वक्त राहुल ने पकड़ा हुआ था। वही मलिका भी आरव को देखती है, जिसका हाथ समा पकड़ी हुई थी। मालिका एक नजर आरव को घूर कर देखती है और फिर उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। समा आरव को मालिका की ओर देखकर कहती है, आरव क्या हुआ? क्या तुम उन्हें जानते हो? आरव समा की ओर देखकर कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कहा, और वो कहा? समा कहती, वो मालिका रजवंश है, मेरी आइडल है, बिजनेस वुमन। आरव समा की कही बातों को दोहराता है। मालिका। समा कहती है, हूँ मालिका, पर मैंने अभी इनका फेस नहीं देखा है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनके फेस को देखा है। कहते हैं बहुत खूबसूरत है, बिजनेस वर्ल्ड के साथ खूबसूरती की भी मालिका है। आरव कहता है, पता नहीं मुझे, क्या हम अब चले? समा हमें अपना सर हिलाती है और वे लोग भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। समा कहती से है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आरव जैसे ही कुछ कहने को होता है कि तभी उसकी नजर एक ब्लैक गाड़ी पर पड़ती, जिसके बाहर एक आदमी खड़ा आरव को अपने पास आने का इशारा कर रहा होता है। आरव समा से कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे यही पास में किसी से मिलने जाना है। समा उसे छेते हुए कहती है, किस से मिलने जाना है? मुझे बोलो, मैं छोड़ दूंगी, या फिर सेक्रेट है? हाँ बोलो बोलो। इतना बोल वो आरव को गुदगुदी करने लगती है। आरव इरिटेट होते हुए कहता, यार प्लस मुझे काम है, तो प्लस तुम जाओ ना। समा कहती है, ठीक है पर एक शर्त पर। आरव चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या है? समा कहती है, मुझे एक हक दो बस, फिर चले जाना। आरव उसे गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, क्या बकवास है? नहीं, मैं नहीं करूंगा। समा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी, मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं। आरव चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है कर लो, बहुत जिद्दी हो तुम। इतना बोल वो समा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। समा खुश होते हुए आरव को कसकर हक कर लेती है और फिर उसके गालों पर एक छोटी सी किस कर आरव से दूर हो जाती है। आरव अपने गाल को पोंछते हुए कहता है, अब जाओ भी मेरी माँ। समा हाँ में अपना सर हिलाती है और कार में बैठ वहां से चली जाती है। वही कुछ दूर पर खड़े ब्लैक गाड़ी के बैक सीट पर बैठी मालिका ये सब देख कर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। आरव समा के जाने के बाद उसी ब्लैक कार की ओर बढ़ जाता है। आरव के वहां जाते ही वो आदमी गाड़ी का पैसेंजर साइड वाली गेट खोलता है और आरव को बैठने का इशारा करता है। आरव कहता है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अभी घर जाना है। तभी उसे पीछे के सीट की विंडो नीचे होते हुए नजर आती है। मालिका आरव को घुते हुए कहती है, चुपचाप बैठ जाओ। इस बार आरव कुछ नहीं कहता और ड्राइवर के बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो आदमी उसके आंखों पर काली पट्टी लगा देता है। इधर रजवंश विला में राहुल जब इंटर करता है तो उसे घर का पूरा नक्शा बदला बदला सा लगता है। सारे सामान इधर से उधर गिरे पड़े थे, पूरे हॉल में कांच टुकड़े बिखरे हुए थे और ऊपर से किसी के चिल्लान की आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल समझ जाता है कि वहां क्या हो रहा है। वो कहता है, ये आलिया भी ना हर वक्त बस गुस्सा करते रहती है, पता नहीं अब कैसे इसे संभलूंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आलिया की ही थी। राहुल सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर को ओर जाता है। वो एक कमरे के बाहर आकर रुकता है, पर तभी एक फ्लावर बास उसके बगल होकर गुजरता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है। राहुल छुपके से अंदर झांकता है तो देखता है आलिया कमरे का सारा सामान फेंक फेंक कर तोड़ रही थी और ममता उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देख राहुल को हंसी आ जाती है, पर वो जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रख लेता है और वो बोलता है, फिलहाल तो अंदर आंधी तूफान आया हुआ है, इससे पहले कि मैं भी इसके छापेट में आ जाऊं मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है कि तभी ममता की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है, राहुल कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। राहुल का नाम सुन आलिया शांत हो जाती है और राहुल को घूरकर देखने लगती है जैसे कि वो उसे खा ही जाएगी। राहुल न चाहते हुए भी जबरदस्ती अपना मन मारकर अंदर चला जाता है। ममता कहती है, अब संभालो इसे, मैं थक गई हूँ। इतना बोल भी कमरे से बाहर चली जाती है। राहुल कुछ बोलने के लिए ममता के पीछे जाता है और उन्हें आवाज देता है, सासू माँ मैं अकेले कैसे? इतना बोला ही था कि उसे गेट बाहर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। ममता ने राहुल को अंदर आलिया के साथ बंद कर दिया था और वो जाते जाते बोलकर जाती है,
जब मेरी बेटी का गुस्सा शांत हो जाए तो कॉल कर देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। राहुल अपने मन में ममता को न जाने कितनी गलियां देता है, जैसे कि बुधिया साथिया गई है, खुद तो नहीं संभाल सकती अपनी बेटी को, मेरे माथे मक्कर चली गई। तभी उसे अपने बगल में दीवार पर एक शीशे के ग्लास के टकराने की आवाज सुनाई देती है, साथ में आलिया के चिल्लाने की भी। राहुल आलिया की तरफ मुड़ता है तो देखता है आलिया अपने हाथ में टेबल लैंप लिए खड़ी थी और उसे घुते हुए बोलती है, तुम अभी भी प्यार करते हो ना उससे? तुम भूल गए वो तुम्हें तुम्हारे सुहागरात के दिन छोड़कर चली गई थी, तब मैं आई थी तुम्हारे पास और तब से लेकर अब तक मैंने तुमसे प्यार किया है। राहुल डरते डरते आगे बढ़ते हुए कहता है, जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार उसके लिए उसी दिन खत्म हो गया था जब वो मुझे छोड़कर गई थी, उसके लिए हमेशा से मुझसे ज्यादा काम मायने रखता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सच में। मैं बस वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर कर रहा हूँ, ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। बस एक बार वो एक बच्चे को जन्म दे दे, फिर मैं खुद उसे हमारे लाइफ से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये सब बोलते बोलते वो आलिया के करीब चला जाता है और उसके हाथ से लैंप लेकर उसे अपने जगह पर रख देता है और आलिया को अपने सीने से लगा लेता है। आलिया का गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हो जाता है, पर फिर वो राहुल को खुद से दूर करते हुए कहती है, पर तुम अभी भी उसी से मिलकर आ रहे हो ना? राहुल कहता है, जान उसी ने बुलाया था और तुम्हें पता है एक खुशखबरी है, वो एक वीक के लिए कहीं बाहर जा रही है। तो फिर हमारे पास एक वीक होगा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने के लिए। ये सुन आलिया खुश हो जाती है और राहुल के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। राहुल भी उसका साथ देने लगता है और दोनों ही एक दूसरे के किस में खो जाते हैं। करीब 10 मिनट के पैसेनित किस के बाद राहुल आलिया से अलग होता है और उसके टॉप को निकालने लगता है। वही आलिया भी राहुल के शर्ट के बटन खोलने लगती है। कुछ ही सेकंड में उनके बदन के सारे कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे पड़े थे और अब राहुल आलिया को अपने गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। आलिया राहुल के फेस को पकड़ कहती है, तुम कभी मुझे छोड़कर मालिका के पास तो नहीं जाओगे ना? राहुल अपने लिप्स उसके नेक पर रखते हुए कहता, नहीं नहीं मेरी जान, कभी नहीं। इतना बोल वो उसके नेक पर किस और बाइट करने लगता है। आलिया भी मदहोशी भरी सिसकियां लेने लगती है। उसके हाथ राहुल के बालों और पीठ पर कस जाती है। इधर मालिका के फार्म हाउस में मालिका आरव का हाथ पकड़ कमरे के अंदर लाती है और उसे सोफे पर धक्का देते हुए गुस्से से उसे घुते हुए कहती है, कौन थी वो लड़की? आरव सोफे से खड़ा होते हुए कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है बॉस। मालिका गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकते। आरव मालिका के और करीब आते हुए उसके आंखों में देखने लगता है और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, तो ये नियम आप पर भी लागू होने चाहिए न बॉस? वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। पर अब का क्या बॉस? आपने तो कल हद ही कर दी। मुझे ये सोचकर भी घिन आ रही है कि कल रात आपने एक साथ 2 मर्दों से के साथ। उससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मालिका उसके गाल पर एक जोरदार चाटा लगा देती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, आरव जस्ट शट योर माउथ, तुम इतना गंदा सोचते हो मेरे बारे में? आरव कहता, क्यों बॉस, क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा ये जानकर? मालिका आरव के आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहती है, तुम्हें घिन आ रही है ना आरव? अब मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है और घिन आ रही है। मैंने तुम्हें गलत समझा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। चले जो यहाँ से, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हूँ और तुम्हें इससे आजाद करती हूँ। इतना बोल वो आरव को कमरे से बाहर निकाल देती है। आरव गुस्से में कहता है, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। तभी वहां रजीव आता है और आरव का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आरव चलो अभी, बॉस अभी बहुत गुस्से में है। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। आरव कहता, मैं नहीं डरता आपके बॉस से। राजीव कहता है, अच्छा चलो। इधर कमरे में मलिका आरव को बाहर निकाल खुद किसी बेजान सी मूर्ति की तरह हो जाती है और वही नीचे फर्श पर धाम से बैठ जाती है और उसके आंखों से भी लगातार आंसू की धारा बहने लगती है। कुछ ही देर में आरव को राजीव उसके घर के पास छोड़ वहां से चला जाता है। आरव अपने आंखों से पट्टी खोलता है और सीधे सड़क के किनारे चलने लगता है। वो अपने घर नहीं जाता। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पार्क नजर आता है। वो उस पार्क में एक बेंच के नीचे उससे टिक कर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर गिर जाती है। तभी वहां तेज बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात भी इन दोनों के बिछड़ने से दुखी है। आरव ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है। उसके चिल्लान की आवाज ऐसी थी जैसे कि कई सारे बादल अपनी पूरी वेग से एक दूसरे से टकरा रहे हो। तभी आरव को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। आरव सतर्क हो जाता है और पीछे मुड़ता है। वो इस बात बहुत ही ज्यादा हद था और गुस्से में भी।
वो जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान पर वार करना चाहा कि तभी वो इंसान आरव के सीने से लग जाता है। आरव को एहसास होता है कि वो कोई लड़की है। वो एक पल को तो स्टैच्यू सा बनकर वही खड़ा रहता है, पर अगले ही पल वो अपने होश में आता है और उस लड़की को खुद से दूर धक्का दे देता है, जिससे वो लड़की कुछ दूर जाकर रुकती है। ये कोई और नहीं छाया ही थी, पर फिर वो पलक झपकते ही आरव के पास आ जाती है। आरव चौंक जाता है और कहता है, तुम इतनी फास्ट मेरे पास कैसे आ गई? ये कैसे किया तुमने? छाया आरव का हाथ पकड़ कहती है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर मुझे 10 गुना ज्यादा शक्ति और पावर है। तभी आरव की नजर छाया की आंखों पर जाती है। वो देखता कि उसकी आंखें चमक रही है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हारी आंखें चमक रही है? छाया हंसते हुए कहती है, तुम्हारी भी शौर्य। आरव चौंकते हुए कहता है, क्या मेरी आंखें भी? छाया कहती है, हाँ शौर्य बिल्कुल। आरव कहता है, कौन शौर्य? छाया कहती है, तुम और कौन? चलो मेरे साथ। आरव कहता है, पर कहा, और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं नहीं जानता तुम्हें, और मेरा नाम आरव है। छाया कहती है, पर मैं जानती हूँ तुमसे, तुम भूल चुके हो मुझे। पर ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, क्या तुम उनके बारे में जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है? आरव कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। छाया कहती है, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे तुम मेरे मन की बातों को भी सुन सकते हो। तुम मेरे मन में झांक कर देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे दादाजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं शौर्य। आरव कहता है, ठीक है चलो, पर मेरा नाम आरव है। छाया कुछ नहीं कहती, वो बस स्माइल करती है। इधर मालिका अपना सर बेड से टिकाए वैसे ही नीचे बैठी हुई थी। वो बार बार खुद को समझा रही थी कि आरव के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उसके और आरव के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का ही रिश्ता था बस। पर फिर भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रात के न जाने किस पहर उसे वैसे ही नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह का वक्त मालिका अपने कमरे में ऐने के सामने खड़ी थी। वो खुद से ही कहती है, मालिका रजवंश हूं मैं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लड़के के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए और मेरे आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे आसपास के लोग मुझसे क्या चाहते हैं। आप मुझे आर्प के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बोल वो खुद को रेडी करती है और अपने पुराने एटीट्यूड में कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह एक वीक निकल जाता है। इस बीच ना मलिक आरव से मिलने की कोशिश करती है और नहीं आरव का कुछ पता चलता है। सुबह के करीब 800 बजे फार्म हाउस में मलिक अपने कमरे से रेडी होकर नीचे आती है। जैसे ही हाल में आती है उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर जैसे गिरने वाली होती है। वैसे ही सिया जो मल्लिका के ठीक कुछ दूर पर खड़ी थी वो दौड़कर मल्लिका को थाम लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। मल्लिका सिया के हाथों में झूल जाती है। सिया मलिक की ओर देखती है। मल्लिका बेहोश हो चुकी थी। सिया जल्दी से सीबी को आवाज लगाती है। सिबी दौड़ते हुए मल्लिका के पास आती है और दोनों संभालते हुए मलिक को वहीं सोफे पर लिटा देते हैं। सिया सीबी से कहती है, जाओ जाकर मेरी बॉक्स लेकर आओ। सीबी कहती है, जी मैं अभी लेकर आई, और वो दौड़ते हुए सिया का बॉक्स लेने चली जाती है। सिया मलिक के हाथों की नस चेक करती है। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ जाते हैं। तभी सीबी वहां सिया का मेडिकल बॉक्स लेकर आती है और सिया से कहती है, दी बॉस ठीक तो है ना? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? आज से पहले तो ऐसे कभी बेहोश नहीं हुई। सिया करती है, सीबी तो शांत रहेगी, मैं चेक कर रही हूं ना। कुछ देर में सिया के चेहरे पर एक खुशी, एक स्माइल दिखने लगती है, जिसे देख सीबी कहती है, दी आप हंस क्यों रहे हो? यहाँ बॉस बेहोश है और आप स्माइल कर रही है। सिया करती है, बेवकूफ, खुशी की तो बात है। सीबी कहती है, क्या मतलब दी? बॉस कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? सिया कहती है, हाँ बिल्कुल, तो सही सोच रही है। सीबी उठकर कदने उछलने लगती है और खुश होते हुए कहती है, अरे वाह दी, मतलब ऐसा कोई आने वाला है जो हमारे बॉस का भी बॉस होगा। दी हम उसे अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे और फिर देखना हम बॉस से कैसे बदला लेंगे, बहुत मजा आएगा। वे दोनों खुश होते हुए एक दूसरे से बात करने में बिजी थी कि तभी उनके कानों में मालिका की कड़क आवाज सुनाई देती है, क्या हो रहा है यहाँ, और किस बात का बदला लेना है तुम लोगों को मुझसे? ये सुन सिया और सीबी दोनों बर्फ सा जम जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि अब क्या किया जाए। तभी मालिका सोफे पर आराम से बैठते हुए कहती है, सिया क्या हुआ है मुझे? सिया और सीबी दोनों मालिका की ओर मुड़ती है और मलिका के पैर के पास बैठते हुए कहती है, बॉस एक गुड न्यूज है। मालिका कहती है, क्या है बताओ मुझे। सीबी अपना सर मालिका के गोद में रखते हुए कहती है, बॉस मैं मासी बनने वाली हूँ और आप बॉस से मम्मा बनने वाली है। मालिका ये सुन सिया की तरफ चौंकते हुए देखती है तो सिया अपना गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी बॉस,
अब हमारे बीच कोई बहुत छोटा मेहमान आने वाला है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरेगा। ब्लेकी आपको अपने पीछे दौड़ाएगा या दौड़ाएगी, हम बहुत मजे करेंगे। सीबी कहती है हाँ मेरा बस चले तो मैं उसे अभी के अभी बॉस के पेट से बाहर निकल लूं। सिया उसके मथे पर चपेट लगाते हुए कहती, चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है। मलिका जब ये सुनती है कि वो माँ बनने वाली है तो उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है और उसके आंख से एक बूंद आंसू छलक कर मालिका के गाल पर गिर जाते हैं। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और खुद को देखने लगती है और फिर अपने पेट पर हाथ रख कहती है, मेरा बच्चा, फाइनली तुम आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करेगी। तुम्हारे अलावा तुम्हारी मम्मा का कोई भी अपना नहीं है। तभी उसके दिमाग में आरव का ख्याल आता है और वो बारों खोल उसमें से एक शर्ट निकालती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, चेरी, तुमने अपना काम कर दिया, पर तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा हुआ जो हम अलग हो गए। अगर तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता। पर तुम चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारे पैसे तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। इधर एक बड़े से लैब के अंदर आरव बेड पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर ढेर सारी मशीनें लगी हुई थी। तभी वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं। उन्हें देख छाया जो आरव के साइड में चेयर पर बैठी हुई थी वो खड़ी होती है और विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहती है दादाजी आप यहाँ आए ना, बैठिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, तुम बैठो बेटा, मैं बस अपने पोते को देखने आया हूँ। इसे अब तक होश नहीं आया है। छाया कहती है, दादाजी सब ठीक है। ये अपनी यादाश्त को रिकॉल कर रहा है। इसे सब कुछ याद आ जाएगा, पर उसके बाद ये अपने इन 3 सालों को भूल जाएगा। इसका दिमाग इसे डायरेक्ट 3 साल पहले ले जाएगा और फिर आज में वापस आ लाएगा। विश्वनाथ जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेल डन। छाया स्माइल करती है और कहती है, हाँ दादू, इसे जैसे ही होश आएगा मैं इसे इसकी शक्तियों से परिचय करवाऊंगी और फिर ये अपने दुश्मनों का सामना करने के सक्षम हो जाएगा और बहुत जल्द माया माँ हमारे पास होंगी। विश्वनाथ जी छाया के सर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर आरव के मथे पर किस कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। 8 महीने बाद रजवंश विल्ला मालिका हॉल में सोफे पर बैठी हुई एक फाइल को पढ़ रही थी और राजीव उसके सामने फाइल लेकर खड़ा था। तभी वहां ममता आती है और राजीव को डांटते हुए कहती है, क्या तुम रोज रोज फाइल की एक बंडल लेकर आ जाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मालिका को अभी आराम की जरूरत है? ये उसका आखिरी महीना है। राजीव अपना गर्दन झुका लेता है। मालिका कहती है, माँ इसकी कोई गलती नहीं है, काम तो जरूरी है ना। आप तो जानते ही है मेरे कितने रिवल्स है। आलोक बार बार मेरे काम में तान गाड़ा रहा है। ममता कहती है, मैं आज ही उसकी माँ से बात करती हूँ कि वो अपने बेटे को समझाए। उसके पास जो 40% है कहीं वो भी छीन न लिया जाए। तभी वहां पर राहुल आता है और आकर मालिका के पास बैठ जाता है। मलिका उसे देख कहती है, राहुल तुम आज अपने ऑफिस नहीं गए? राहुल कहता है, बस निकल रहा हूँ, सोचा एक बार अपनी जान और अपने बच्चे से मिलता हुआ जाओ। इतना बोल वो अपना हाथ मालिका के बेबी बम्प पर रखता है, पर तुरंत ही वो अपना हाथ हटा लेता है। ये देख मालिका के चेहरे पर एक विनिक स्माइल आ जाती है। मालिका स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ, बेबी ने फिर से तुम्हें मारा? राहुल जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ कहता है, हाँ हमेशा की तरह, पर इस बार इसने बहुत जोर की लात मारी है। कोई अपने बाप को ऐसे मारता है? अभी से ही ये हाल है, पता नहीं जब ये आएगा तब क्या करेगा। ये सुन मालिका स्माइल करने लगती है और अपने मन में ही कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हें क्यों मार रहा है, क्योंकि तुम इसके पिता नहीं हो। और आरव न जाने कहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तभी वहां आलिया आती है। वो मालिका और राहुल को हंसते हुए देख आग बबूला हो जाती है और राहुल को भूने लगती है। तभी ममता उसके कंधे पर हाथ रख उसे इशारों इशारों में शांत रहने को कहती है। आलिया अपने गुस्से को कंट्रोल कर हंसते हुए कहती, जय गुड मॉर्निंग दी। और फिर मालिका के बेबी बम्प पर हाथ रख कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। कि तभी आलिया के कदम लटका जाते हैं और वो 2 कदम पीछे खिसक जाती है। पर वो एक नकली स्माइल के साथ कहती है, वो मैंने सैंडल हिल वाली पहनी है ना। मैं चली हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। मालिका हाँ में अपना गर्दन हिलाती है और अपने मन में कहती है, बेबी बहुत शैतान हो गया हो तुम। तभी राहुल भी कहता है, जान मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मालिका कहती है, हाँ तुम जाओ। उसके जाने के बाद मालिका राजीव से कहती है, राजीव चलो गाड़ी निकालो, आज मुझे ऑफिस जाना है। ये सुन ममता उसे रोकते हुए कहती है, बेटा ऐसे में ऑफिस जाना ठीक नहीं है, तुम घर से ही सारा काम कर लो ना। और तुम्हारा ये असिस्टेंट कब काम आएगा? राजीव ये सुन अपने मन में कहता है,
ये बुढ़िया तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मालिका कहती, नहीं माँ, बस 1 घंटे का काम है, मेरा जाना जरूरी है। आज के बाद मैं यही रहूंगी। इता बोल वो सोफे पर से उठ जाती है। तभी वहां सीबी आती है दौड़ते हुए और मालिका का हाथ पकड़ लेती है। मालिका उसे देख स्माइल करती है। ममता सीबी को चेतावनी देते हुए कहती है, ये लड़की मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर मालिका और उसके बच्चे को एक हल्की सी खरोच भी आई तो तुम्हारी इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। सीबी अपने शब्दों में चीनी घोलते हुए कहती है, मैम आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करूंगी। इधर एक बड़े से विला के अंदर बहुत चहलकदमी हो रही थी। विला को बड़े ही अच्छे से सजाया जा रहा था। विला काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विला को एक खास तरह में उजले पत्थर से बनाया गया है, जो कि दूर से ही चमक रहा था। सूर्य की किरणें इससे रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो इसे और भी मनमोहक बना रही थी। विला के बाहर तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे और उन पर तरह तरह की चिड़िया इधर से उधर उछल कूद कर रही थी। वहीं पेड़ पौधों के बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। वहीं विला के अंदर की दीवारें सुनहरे रंग की थी, जिससे वो विला सोने की तरह चमक रही थी। वहां की हर एक चीज बहुत खास और कीमती थी। ये विला इतना बड़ा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इसमें एक पूरा गांव समा जाए। इसी विला के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक आलीशान जिम रूम बना हुआ है। उसमें एक लड़का शर्टलेस होकर जिम कर रहा होता है। उसने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा है। उसकी बॉडी लोहे की तरह कठोर नजर आ रही है और उसके ऊपर पसीने की बूंदें जो खिड़की से आते हुए हल्की हल्की धूप से किसी सुनहरे मोती की तरह चमक रही थी। इस वक्त अगर कोई भी लड़की या कोई अप्सरा ही क्यों न देख ले, वो उसे पाने की चाह में पागल हो जाए। इस वक्त उसका सिर्फ बैक ही दिख रहा था। वो इस वक्त वॉकिंग मशीन पर फुल स्पीड में चल रहा था कि तभी वहां छाया आती है और एक प्यारी सी आवाज में बोलती है, सौर्य कितना एक्सरसाइज करोगे, अब बस भी करो। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है। उसके बालों से पसीने के बूंद टपक रहे थे। छाया उसे ऐसे देख और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो तो उसके ब्रॉड चेस्ट और उसके पैक देखने में खोसी जाती है। ये कोई और नहीं हमारा आरव है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए छाया के पास आता है और कहता है, छाया तुम भी किया करो जिम, देखो मेरी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है, देखो तुम्हारी पलकें भी नहीं झपक रही है। आरव के मुंह से ऐसी बात सुन छाया थोड़ी सकपका सी जाती है। उसका फेस रेड हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। आरव ये सुन छाया को छेते हुए कहता है, अच्छा दिखाओ जरा। इतना बोल वो छाया के ब्लैक कोट को उतारने लगता है। छाया ये देख सुनसी हो जाती है और आरव को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। आरव छाया के मन में चल रही बातों को सुन लेता है और वो छाया के नाक को पिंच कर उससे दूर हो जाता है। छाया उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, क्या हुआ सौर्य, पीछे क्यों हट गए। सौर्य उर्फ आरव उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, छाया तुम मेरे सबसे करीब हो, मेरी बचपन की दोस्त हो, मेरी जान हो, पर तुम जो चाहती हो मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, इसलिए ये सब फालतू चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। छाया कहती है, तुम मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानते हो सौर्य, पर तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। इतना बोल वो आरव से अपना मुंह फेर लेती है और वहां से बाहर निकलते हुए कहती है, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, आज दादू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, याद है ना। आरव उर्फ सौर्य उसे फिर से छेते हुए कहता है, बस 5 मिनट मेरी जान, मैं तुरंत आया। छाया अपना सरनामे में हिलाती है और वहां से चली जाती है। इधर मालिका की गाड़ी उसके फार्म हाउस पर आकर रुकती है। राजीव मालिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। मालिका गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके पीछे सीबी भी बाहर आती है। वहां के सारे गार्ड्स मालिका को सैल्यूट करते हैं। मालिका सीधे अंदर जाती है। उसे हॉल में ही सिया बैठी नजर आती है। सिया जल्दी से उठकर मलिका के पास जाती है और कहती है, बॉस आप ठीक है। मलिका हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ पता चला। सिया कहती है, बॉस आप चलिए मेरे साथ, खुद ही देख लीजिए। मालिका हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और सिया के साथ चल देती है। कुछ ही देर में सब एक बहुत बड़े कमरे में इंटर करते हैं। वो एक लैब जैसा लग रहा था। सिया मालिका से कहती है, बॉस जब से आप प्रेग्नेंट हुई है तब से आपका दिमाग एक आम इंसान से ज्यादा काम कर रहा है। कोई भी आम इंसान के लिए यह संभव नहीं है कि वो सिर्फ 8 महीने में पूरे मेडिकल की जानकारी ले ले। इतना ही नहीं बल्कि वो वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन बन जाए। आप अपने अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। मल्लिका कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ कि मेरे अंदर पहले से ज्यादा ताकत आ गई है और मेरी आंखें चमकने लगी है। मैं जब भी गुस्सा होती हूँ या फ्रस्ट्रेटेड होती है मेरी आंखें चमकने लगती है। क्या ये सब मेरे बच्चे के वजह से हो रहा है। सिया कहती है, जी बॉस मुझे यही लगता है। इसके जन्म के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। मल्लिका कहती है, अच्छा तो इसी वजह से सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है।
पर कब? सिया कहती है, बॉस अब ये देखिए, इतना बोल वह मल्लिका को एक रिपोर्ट देती है। मल्लिका उस रिपोर्ट को पढ़ती है। वह उस रिपोर्ट को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या है ये? इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर ऐसे दवाइयाँ या फिर ड्रग्स मौजूद है जिससे कि मेरा बेबी साधारण बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट और शक्तिशाली होगा। सिया कहती है, जी बॉस, जैसा कि आपने बताया था कि वो आपकी बातों को समझता है और आपकी बातों को सुन रिएक्ट करता है, बल्कि वो अपने दुश्मनों को भी पहचानता है। तो ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारी शक्तियां हैं। पर ये सब कैसे और कब हुआ? वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। मालिका का हाथ अपने पेट पर चला जाता है और वो बोलती है, बेबी प्लस रिलैक्स, मुम्मा को पेन हो रहा है। उसके इता बोलते ही उसका पेन कम हो जाता है। मलिका कहती है, सिया हमें हॉस्पिटल चलना होगा, वक्त हो गया है, ये अब बाहर आना चाहता है। क्योंकि मुझे पहले कभी इतना डर नहीं हुआ। सिया हाँ में गर्दन हिलाती है। मलिका राजीव से कहती है, राजीव तुम हॉस्पिटल के चारों ओर हमारे गार्ड्स को तैनात कर दो। मैं अब जान गई हूँ कि उन्हें मेरा बच्चा क्यों चाहिए। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ममता, राहुल और आलिया, इन तीनों को कैद कर लो, कुछ भी हो जाए उन्हें मत छोड़ना। रजीव कहता है, जी बॉस आप चिंता मत करिए। कुछ ही देर में वे सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे गार्ड्स की एक वैन और भी चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ियों को कुछ गाड़ियां ओवरटेक कर लेती है। ये देख सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। एक तो उनकी बॉस अभी कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी। मालिका को लेबर पेन होना शुरू हो गया था। राजीव सबको गैर करते हुए कहता है, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इता बोल वो खुद गाड़ी से उतरने लगता है। मालिका उसे रोकते हुए बोलती है, राजीव कुछ भी जो जाए झुकना नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। जाकर पूछो कि उन्हें हमसे क्या चाहिए। राजीव हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और गाड़ी से उतर जाता है। इधर सीबी और सिया दोनों ही अपने अपने गन लेकर मालिका के दोनों साइड बैठे थे। मालिका अपना हाथ अपने बेबी बम पर रखते हुए कहती है, बेबी आप चिंता मत करो, मम्मा है न, सबके छक्के छूड़ा देगी। राजीव उन लोग के पास जाता है तो उसे देख उन चारों गाड़ियों का दरवाजा खुलता है और करीब 20 लोग उनमें से बाहर आते हैं और राजीव के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख मालिका भी अपने कार से उतरने लगती है। तभी सिया उसे रोक लेती है और कहती है, बॉस आप मत जाए, बाहर खतरा हो सकता है, आपके साथ हमारे छोटे बॉस भी है। मालिका कहती है, सिया तुम चिंता मत करो, हमें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सिया कहती है, बॉस थोड़ी देर रुक जाए, राजीव को आने देते हैं। उन सब के बीच से एक आदमी बाहर निकल राजीव के पास आता है और कहता है, देखो हम तुम सबको छोड़ देंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस तुम्हारे बॉस के पेट में पल रहे बच्चे को दे दो। राजीव कहता है, किसने भेजा है तुम्हें, तुम लोग किसके आदमी हो? ये सुन दूसरे साइड का आदमी बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, हमें बस मालिका को सौंप दो। इता बोल वो आदमी राजीव के सर पर गन पॉइंट कर देता है, पर तभी एक गोली उस आदमी के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। गन और किसी ने नहीं, मलिका ने ही चलाया था। और अब सब अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। मालिका बॉलर आवाज में राजीव से कहती है, राजीव टेक पोजीशन। राजीव भी खुद को बचाते हुए एक पिलर के पीछे छिप जाता है और फायरिंग करने लगता है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग होने लगती है। मालिका, सीबी और सिया तीनों कार का छत खोल देती है और खड़े होकर गन चलाने लगती है। तीनों के दोनों हाथ में ब्लैक माम्बा पिस्टल थी। सिया और सीबी दोनों मालिका को प्रोटेक्ट कर रहे थे और मालिका सभी पे निशान लगा रही थी। मालिका के गार्ड्स भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर फाइट कर रहे थे। उधर राजीव भी अपना पोजीशन संभाले हुए था। तभी एक गोली मालिका की ओर बती है, पर जब तक वो मालिका को छू पाती, सीबी और सिया दोनों उसे कवर कर लेते हैं, जिसके कारण गोली सिया के कंधे पर लग जाती है। मालिका ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अब उसकी गन चलाने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि किसी को गोली दिखती ही नहीं। करीब 5 मिनट में वह मालिका सभी को ढेर कर देती है, पर तभी उसके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। मालिका अपना पेट पकड़ लेती है। सीबी और सिया दोनों ही मालिका को सीट पर आराम से बैठाती है। राजीव भी जल्दी से गाड़ी में आता है। उनके ड्राइवर को गोली लग चुकी थी, जिस वजह से राजीव ड्राइवर के सीट पर बैठता है और गाड़ी हवा के स्पीड से बढ़ाने लगता है। मालिका कहती है, राजीव जो भी हॉस्पिटल पास में हो वहां ले लो, बहुत पेन हो रहा, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। राजीव कहता है, जी बॉस आप हौसला रखिए। सीबी सारे गार्ड्स को वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें गाइड करते हुए कहती है और भी गार्ड्स बुलाने का ऑर्डर देती है और कहतू है, जो गार्ड्स महिमा हॉस्पिटल में बॉस के सिक्योरिटी के लिए तैनात है उन्हें वापस बुला लो। तभी कार एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है।
हॉस्पिटल का नाम सिंह हॉस्पिटल था। ये वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक थी। पर ये मालिका का हॉस्पिटल नहीं था। मालिका को अब ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख सभी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी मालिका को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। वो बेहोश हो चुकी थी। इधर उसी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जहां मालिका को ले जाया गया था, उसके 2 रूम के बाद के एक रूम में विश्वनाथ प्रताप सिंह रूम में लगे सोफे पर बैठे हुए थे और वो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी ओर से आवाज आता है, मालिक वो मालिका कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें गजब का ताकत और फुर्ती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने मन में कहते हैं वो तो होगी ही। उसके अंदर मेरे पोते का अंश जो पल रहा है। पर फिर वो कहते हैं, जिसकी भी जान इस दौरान गई है, उसके परिवार वालों को पैसों से लाद दो। उनके वजह से अब मेरा प्रपोता या प्रपोती मेरे पास आने वाले हैं। और वो कॉल कट कर देते हैं और वो एक विनिंग स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, मालिका रजवंश, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पोते का यूज करके उसके बच्चे की मां बन जाओगी? पर शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरा पोता, जिसे तुम एक साधारण गरीब आदमी समझ रही हो, वो कौन है और उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। ये जो बचा है तुम्हारे अंदर, ये हमारा खून है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खानदान का, जिसे तुम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर मालिका को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसके साथ साथ सिया को भी दूसरे ऑपरेशन रूम में ले जाएगा क्योंकि उसे भी गोली लगी हुई थी। अब तक मल्लिका के गार्ड्स हॉस्पिटल के चारों तरफ फैल चुके था। इधर ममता, राहुल और आलिया को भी बंदी बना लिया गया था। करीब 2 घंटे के बाद मालिका की आंखें खुलती है तो उसकी नजर अपने बगल में खड़ी नस पर जाती है। वो अपना हाथ अपने पेट पर रखती है, जहां उसे अपने बेबी का एहसास नहीं होता। वो अब वहां नहीं था। मालिका की आंखें नम हो जाती है और वो उन्हीं नम आंखों से नस की ओर देखकर उससे पूछती है, सिस्टर मेरा बेबी, मेरा बच्चा कहाँ है? नस मलिक को दया भरी नजरों से देखती है और कहती है, मैम, वो आपका बच्चा सरवाइव नहीं कर सका, हम उसे नहीं बचा पाए। मलिका के अंधे पर हाथ रख नस कहती है, आप हौसला रखिए। इता बोल नस वहां से निकल जाती है। वही ये सुन मलिक का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बड़ा सदमा लग गया हो। वह नस की बातों का समझ ही नहीं पा रही हो। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और वहां सिया, सीबी और राजीव तीनों अंदर आते हैं। तीनों के चेहरे मुरझाए हुए थे और उन तीनों की आंखों में आंसू थे। मल्लिका उन तीनों की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ है? मेरा बच्चा कहाँ है? राजीव, सीबी, सिया, वेयर इज माई बेबी? सिया के हाथों में बैंडेज लगी हुई थी और सीबी उसे सहारा दे रही थी। वह तीनों मलिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मल्लिका की धड़कनें इस वक्त थम सी गई थी। उसका दिल, दिमाग, उसके कान बस एक ही शब्द सुनने के लिए बेताब हो रहे थे, वही कि उसका बच्चा बिल्कुल सही है। वो उन तीनों को घूर कर देखते हुए गुस्से से बोलती है, तुम सब कुछ बोलोगे भी? तभी सिया मालिका के हाथ को पकड़ कहती है, बॉस, हमने उसे खो दिया। मालिका उसका हाथ झटकते हुए कहती है, सिया, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसके पास कितनी शक्तियां थी। वो बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की चाल है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो जिंदा है और मैं उसे धुड़क रहूंगी। बेबी, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। इता बोल वो बेड पर गिर जाती है। वो बेहोश हो चुकी थी। राजीव ये देख जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह के कमरे में एक नर्स और एक डॉक्टर आते हैं। नर्स के हाथ में एक बच्चा था। ये देख विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत खुश होते हैं और वो बिना एक पल की देरी किए नर्स से वो बच्चा ले लेते हैं और उस बच्चे को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। उसे जहां तहां चूमने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, सर, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया है। ये लड़का है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, ये मेरा खून है, मेरा वारिस। तुमने बहुत अच्छा काम किए हैं। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये बात कभी किसी को पता न चले। डॉक्टर कहता है, जी सर, आप बेफिक्र रहे। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और छाया अंदर आती है। उसके पीछे आरव उर्फ शौर्य भी अंदर आता है। दोनों विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में एक बेबी को देख चौंक जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें देख डॉक्टर को जाने का इशारा करते हो। आरव और छाया दोनों ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सवालिया भरी नजरों से देखने लगते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बच्चे के माथे पर किस करते हैं। बच्चा जो आबिक शांत था, वो अपना गला फाड़कर रोने लगता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह बच्चे को आरव के गोद में देते हुए कहते हैं, शौर्य, आज से मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आरव इनके तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए उनसे पूछता है, ये किसका बच्चा है दादू? विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, इसकी माँ इसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी और अब इसका हमारे अलावा कोई नहीं है। आरव बच्चे की ओर देखता है। वो बच्चा जो अब तक अपना गला फाड़ रो रहा था, वो आरव को देख बिल्कुल शांत हो जाता है और आरव को टुकुर 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 देखने लगता है। आरव भी उसके आंखों में देखता है और हैरान हो जाता है।
क्योंकि उस बच्चे की आंखें बिल्कुल आरव की तरह ही चमक रही थी। और न जाने क्यों पर आरव की भी आंखें उस बच्चे को टच करते ही चमकने लगती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट था। उसकी हरी हरी बड़ी आंखें जो इस वक्त किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसकी घनी काली पलकें, उसके चबी पिंक पिंक फुले हुए गाल, ऊपर से उसकी पिंक चेरी लिप्स, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक पल को तो आरव और छाया दोनों ही उसे देख उसमें खोसे गए थे। उसके चेहरे में ऐसा जादू था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। आरव का ध्यान उसके चेहरे से तब हटता है जब वो अपने पैरों से आरव के फेस पर मारता है, जैसे कि वो बोल रहा हो कि ऐसे मुझे मत घुरो। आरव दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादू ये इसकी आंखें मेरे जैसी चमक रही है। दादाजी बोलते हैं, हाँ हो सकता है ये बच्चा भी तुम्हारी माँ के एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, तुम्हारी माँ से जुड़ा हुआ हो। अच्छा हुआ जो ये हमारे हाथ आ गया, अगर किसी गलत हाथ में चला जाता तो ठीक नहीं होता। आरव कहता है, पर दादू अभी हमें माँ का कुछ पता नहीं चला है। दादाजी कहते हैं, आज के अनाउंसमेंट के बाद वे लोग खुद तुम तक आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए। आरव कहता है, पता नहीं माँ किस हालत में होंगी। छाया ये सब चुपचाप देख रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस वहाँ क्या हो रहा वो समझने की कोशिश कर रही हो। वो एक नज़र बच्चे को देखती है और उसे अपने गोद में लेने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा आरव को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आरव कहता है, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहता छाया, और न जाने क्यों मुझे इसे अपने हाथों में लेकर एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मालिका को 1 घंटे बाद होश आता है। मालिका के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कहती है, सॉरी मेरा बेबी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैं जानती हूँ आप अभी भी इस दुनिया में हो। मैं आपको बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। इतना बोल वो बेड से उठने की कोशिश करती है, पर तभी सीवी और राजीव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहता है, बॉस प्लस अभी आपके पेट में टाके लगे हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। मालिका उन्हें गुस्से से घूर कर देखती है और कहती है, नहीं मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी के अभी इस पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी ला कर दो। राजीव कहता है, बॉस मैं अभी लाता हूँ, पर प्लस अभी आप कहीं जाए। इतना बोल वो एक बार सीवी की ओर देख उसे मलिका का ध्यान रखने का इशारा कर वहां से चला जाता है। तभी रूम का दरवाजा फिर से खुलता है और एक बहुत ही सुंदर लड़की अंदर इंटर करती है। उसने ब्लैक जीन्स और शर्ट के साथ ब्लैक लेदर की कोट पहनी हुई थी। उसके बाल स्ट्रेट कंधे तक थी, 55 हाइट, सुडौल बॉडी और गोरी स्किन। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसे देख मालिका के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो लड़की भी मालिका को ऐसे देख भावुक हो जाती है और दौड़कर मालिका के गले लग जाती है। मालिका भी उसे टाइटली पकड़ गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, राबी तू कब आए। राबी कहती है, तुम्हें क्या लगता है तू मुझे नहीं बुलाएगी, मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तू मुझे अपनी दोस्त मानती ही नहीं, इसलिए तो कुछ नहीं बताती। मालिका उससे अलग होती है और कहती है, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत थी। राबी गुस्सा करते हुए कहती है, पर फिर भी तेरे अंदर इतना घमंड है कि मुझे ऐसे वक्त में भी याद नहीं किया। मालिका अपना कान पकड़ कहती, सॉरी। राबी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कुछ मत बोल, मुझे सीबी ने सब बता दिया है और अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भांजा या भांजी जो भी है वो जिंदा है और हम मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे और दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देंगे। मल्लिका कहती है, रावी तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ आए हो। रावी करती है, नहीं मैं अब यही रहूंगी। जब से मुझे पता चला था तू माँ बनने वाली है, मैंने अपना ट्रांसफर वापस से मुंबई में कराने के लिए जुगाड़ लगना स्टार्ट कर दिया था और अब देखो मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है तुम्हारे पास। अब तू सब मुझ पर छोड़ दे, तू पहले जल्दी से ठीक हो जा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव वहां आता है और रावी को देख उसे ग्रीड क्रॉस सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, पर उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता। मालिका गुस्से में कहती है, बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग किया किसी ने, मुझे अभी के अभी ममता, राहुल और आलिया के पास लेकर चलो। राजीव कहता है, बोस अभी आप ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आपको अभी रेस्ट करने को कहा है। मल्लिका गुस्से में राजीव को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे वहां जाना है, मतलब जाना है। इतना बोल वो बेड से उठने लगती है कि तभी रावी उसे संभालती और कहती है, रुक जा मैं कुछ करती हूँ, तो यहीं बैठ। इतना बोल वो वह राजीव की ओर देखकर कहती है, राजीव जाओ जाकर अपने बॉस के लिए एक व्हीलचेयर लेकर आओ। राजीव रावी की तरफ देखा है और फिर हाँ में अपने गर्दन हिला वहां से बाहर चला जाता है। वो चाहकर भी मल्लिका को नहीं रोक सकता क्योंकि मालिका उसकी बॉस है। मल्लिका सिया से कहती है, सिया तुम फार्म हाउस चले जाओ, वहां जाकर रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सिया रहती है, बोस रेस्ट की जरूरत तो मुझसे ज्यादा आपको है, पर आप अभी रेस्ट नहीं कर रही है ना, तो फिर मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ। मैं भी तो उसकी मासी लगी ना, जब तक मैं उसे खोज नहीं लेती हूँ तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी मैं, और मैं आपको अकेला इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती।
उसके इतना कहने के बाद फिर मलिक या और भी कोई कुछ नहीं कह पाता है सिया को। कुछ ही देर में राजीव एक व्हीलचेयर लेकर आता है। रावी उसमें मल्लिका को अच्छे से बैठाती है और उसके बाद सब वहां से निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद एक खंडहर जैसा दिखने वाले विला के बाहर कार आकर रुकती है। एक कार में से पहले सीवी और रावी बाहर निकलती है और दोनों ध्यान से संभालते हुए मलिक के व्हीलचेयर को बाहर निकालती है। वहीं दूसरी कार से राजीव और सिया बाहर निकलते हैं और सभी खंडहरनुमा विला के अंदर चल देते हैं। पूरे विला को मल्लिका के गार्ड्स ने पहले से ही घेर रखा था। सभी मलिक को देख अपनी अपनी गर्दन झुकाते हैं। वे लोग जैसे ही हाल में इंटर करते हैं, शेरा दौड़ते हुए उनके पास आता है और मल्लिका के सामने अपने सर झुकाकर कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही कर दिया है। हमने उस लड़की को ऊपर रेलिंग से बांधकर लटका दिया है। इतना बोल वह मल्लिका को टैब में कुछ दिखाता है। मल्लिका के साथ सीवी, सिया, राजीव सभी टैब में देखते हैं। टैब में आलिया रेलिंग से लटकी हुई थी। उसने एक रस्सी को पकड़ रखा था और वह रस्सी छत की रेलिंग से बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आलिया अपनी पूरी हिम्मत से उस रस्सी को पकड़ रखी है। अगर वह जरा सा भी रस्सी को छोड़ती है तो सीधे नीचे जाकर गिरेगी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आलिया बहुत चीख और चिल्ला रही थी, प्लीज छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ, पर उसका कोई सुनने वाला नहीं था। ये देख मलिक एक तिरछी स्माइल करती है और शेरा से करती है, शेरा वो औरत कहाँ है? शेरा कहता है, बॉस वो अंधेरे कमरे में बंद है। मलिक कहती है तो चलो वहां। मल्लिका के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी जाने लगते हैं तो मल्लिका उन सबको रोकते हुए कहती है, तुम सब वहीं रुको, सिर्फ मैं जाऊंगी। इतना बोल वह शेरा की ओर देखती है और कहती है, ले चलो। तभी रावी उसे रोकते हुए कहती है, मलिक मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मल्लिका कहती है, मैंने कहा ना मैं अकेली जाऊंगी, तुम सब यही रुकोगे। इस पर कोई उसे और कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वहां सबको पता था कि मल्लिका एक बार जो कहती है वही करती है, वो किसी की नहीं सुनती। और मलिक शेरा के साथ एक कमरे में और चली जाती है। कमरे में काफी अंधेरा था, शाम हो चुकी थी, पर मल्लिका के अंदर जाते ही एक लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस कमरे का हर एक चीज लाल दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच दो लोग कुर्सी पर बंधे हुए थे, उनमें एक लड़का और एक औरत थी। यह कोई और नहीं ममता और राहुल था। मल्लिका को देख ममता और राहुल दोनों ही खुश हो जाते हैं। राहुल कहता है, जान तुम हमें बचाने आए हो ना? तभी ममता भी कहती है, बेटा मलिक तुम हमें बचाने आए हो। मल्लिका एक क्रिपी स्माइल देते हुए कहती है, मैं आप दोनों को बच्चा लूंगी, आप चिंता मत करिए, बस बदले में मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। ममता कहती है, बेटा जो भी सवाल पूछना है तुम घर चलकर पूछ लेना, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, और पर पहले हमें यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी शेरा चिल्लाते हुए कहता है, ये बढ़िया, तुझे समझ नहीं आ रहा है? बॉस ने कहा कि उनके सवालों के जवाब दो, तो फालतू दिमाग मत चला। ये सुन कि मल्लिका ही उन सब की बॉस है, ममता और राहुल के पैरों की अंदर से जमीन खिसक जाती है। ममता और राहुल के चेहरे पर अब डर साफ साफ नजर आने लगते हैं। तभी मालिका अपने कड़क आवाज में कहती है, तो बताइए ममता राजवंश की, क्या मैं आपकी असली बेटी हूँ? ममता कुछ बोल पाती उससे पहले राहुल बीच में टपक पड़ता है। राहुल मालिका को मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए कहता है, जान मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे जाने दो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे पति हूँ। और जानू हमारा बचा कहाँ है? मल्लिका शेरा के आगे अपना हाथ बढ़ाती है तो शेरा अपने पॉकेट से गन निकालकर मलिक के हाथों में रख देता है। मल्लिका गन राहुल के पैरों पर चला देती है, जिससे राहुल के मुंह से दर्द भरी चैक निकल जाती है और उसके पैरों से लगातार खून बहने लगते हैं। मल्लिका वार्निंग देते हुए कहती है, अब अगर एक शब्द के बीच में बोला ना मेरे प्यारे पतिदेव, तो गोली तुम्हारे पैर में नहीं सीधे तुम्हारे भेजे में जाकर घुसेगी। राहुल चितकते हुए कहता है, मलिक तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तभी मलिक गन उसके सर की तरह पॉइंट करते हुए कहती है एक शब्द, और राहुल मलिक के इस रूप को देख बहुत डर जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगता है। मलिक ममता की ओर देखते हुए कहती है, आप कुछ बोलेंगे या आपको भी गोली खानी है? ममता कहती है, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो अपनी माँ से? मल्लिका गुस्से में ममता की ओर देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर मेरे 10 गिनने तक अपने मुंह से सच सच मुझे नहीं बताया तो आप अपनी प्यारी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तैयार रहना। उसके इतना बोलते हैं सामने लगे बड़े से स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज चलने लगती है, जिसमें आलिया एक रस्सी को पकड़ छत से लटकी हुई थी। ये देख ममता और राहुल दोनों के होश उड़ जाते हैं। राहुल ये देख खुद को रोक नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहता है, मलिक। मल्लिका राहुल को घूरकर एक नजर देखती और कहती है, आवाज नीचे, मेरे प्यारे पतिदेव, आपको अपनी साली की बहुत फिक्र हो रही है। राहुल के चिल्लाते हुए कहता है, मंतलिका वो तुम्हारी बहन है, तुम पागल हो गई हो। ममता चीखते हुए कहती है, बेटा मलिक, मलिक प्लीज उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी छोटी बहन है, मैंने तुम्हें पूरे 25 साल तक पाला है, कोई कमी नहीं छोड़ा, तो तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। बेटा प्लीज उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी कोई गलती नहीं है। मलिक कहती है, मैं सबको छोड़ दूंगी, बस मुझे सच जानना है, सिर्फ सच। ममता कहती है, हाँ हाँ मैं सब सच बताती हूँ।
मल्लिका कहती है जितनी जल्दी तुम सच मुझे बताओगी कि उतनी ही जल्दी तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। ममता कहना स्टार्ट कर देती है। ममता कहती है मालिका तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है पर मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुम्हें एक माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि मेरे ससुर ने तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ बना दिया। 25 साल पहले तुम्हें किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया था, तुम्हारे साथ वहाँ कुछ पैसे और एक लेटर भी था। तुम उस वक्त 2 साल की थी। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे 30 साल से पहले करा दी जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह लोग मुझे फिर कांटेक्ट करेंगे और मुझे और पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में मैं तुम्हें अपने घर ले आए, और जब तुम 22 की हुई तो मुझे कॉल आया और उन लोगों ने मुझे पूरे 50 लाख मेरे अकाउंट में दिए और कहा कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे 30 साल होने से पहले करा दूं और उन्हें तुम्हारा बच्चा सौंप दूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो लोग मुझे पूरे 10 करोड़ रुपए देंगे। मेरे मन में लालच आ गया था बेटा, मैंने जो भी किया सब पैसों के लालच में आकर किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बेटी को छोड़ दो। मालिका मल्लिका गुस्से में कहती है मेरा बच्चा कहाँ है? ममता कहती है तुम्हारा बच्चा? मल्लिका मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा भी नहीं है। मेरा भरोसा करो, मेरा तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ मैं तुम्हारे बच्चे का सौदा करने वाली थी पर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। मल्लिका गुस्से में एक गोली ममता के पैरों पर भी चला देती और कहती है सच, सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है मुझे, सच सच बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ममता अपने पैर को पकड़ चीखते हुए कहती है मल्लिका मुझे सच में नहीं पता, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ अभी तक तो मुझे तुम्हारे बच्चे के जन्म के बारे में भी नहीं पता था। ये सुनने के बाद मालिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना व्हीलचेयर मोड़कर उसे कमरे से बाहर निकल जाती है। ममता चिल्लाते रही कहती है मल्लिका मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मालिका बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर सीवी, रिया, राजीव और राबी सब खड़े थे। जैसे ही सब मालिका को आते देखते हैं वे दौड़कर मालिका के पास जाते हैं। राबी मालिका के आंखों में आंसू देख उसके गले लग जाती है और उसके बैग को रब करते हुए कहती है मालिका तू ठीक है ना? क्या हुआ है? हमजब है तुम्हारे साथ, हम ढूंढ लेंगे उसे। मालिका कहती है राबी काश मुझे पता होता कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की साजिश मेरे जन्म से ही की गई थी तो मैं कभी मां नहीं बनती। अब तक मेरे आसपास जितने भी लोग रह रहे थे जिन्हें मैं अपना परिवार मानती थी वो सब झूठ था, सब नकली थे। सच तो ये है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा बच्चा जिसे मैं अपना कह सकती थी भगवान ने उसे भी छीन लिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और अपने बच्चे को ढूंढ कर रहूंगी। जिसने भी उसे मुझसे दूर किया है उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसकी बात सुन सिया, सीबी, राजीव सब उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं बॉस हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। आपने हमजब को रोड से उठाए और आज इतना काबिल बनाया, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।